पिछले दिनों हमने एलिस एक्का की एलिस एक्का का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार किया था। आज उसकी कहानियों पर हम विचार करेंगे। आज हम उसकी कहानियों पर कहानी कला की दृष्टि से हम समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। कहानी कला की समीक्षा करने से पहले हमें कहानी के तत्वों को जानना अत्यंत आवश्यक है। कहानी कला के जो तत्व हैं उनमें पहला है कथानक, दूसरा है संवाद योजना, तीसरा है देश काल या वातावरण, चौथा है पात्र या चरित्र चित्रण जिसको हम कहते हैं, और पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। तो इन्हीं तत्वों के आधार पर हम एलिस एक्का की जो कहानियां हैं उनका हम समीक्षा करेंगे कि एलिस एक्का की कहानियां अपने समाज को क्या देती हैं। तो आइए हम देखेंगे एलिस एक्का की कहानियों की समीक्षा। एलिस एक्का हिंदी की प्रथम आदिवासी कथाकार हैं और उनकी कहानी कला की समीक्षा हम निम्नलिखित तत्वों के आधार पर कर सकते हैं। पहला है कथानक। एलिस एक्का की 6 कहानियों के कथानक में आदिवासी जीवन से संबंधित है और उनकी प्रथम कहानी बनकन्या में यह प्रतिपादित किया गया है कि वे आदिवासी कन्याएं कितनी सहानुभूति एवं संवेदनापूर्ण होती हैं। कहानी में यह बतलाया गया है कि ये सभी बनकन्याएं सवेरे उठते ही जंगल की ओर चली जाती हैं और एक दिन जंगल जाने के क्रम में जंगल में पहुंचकर एक युवक को घायल अवस्था में पाती हैं। वे उस युवक की सहायता करती हैं। सहायता करने के कारण ही उनकी जान बच जाती है। फेचो इस कहानी की नायिका है जो घायल युवक को अपने घर लाती हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करती हैं जिससे उसे नया जीवन प्राप्त होता है। फेचो और उसकी सहेलियां उस युवक के ठीक होने पर उसको 2 रक्षकों के साथ में जाते हुए एकटक देख रही हैं और धीरे धीरे वह युवक उनसे ओझल हो जाता है। यहाँ हम पाते हैं कि इतने दिनों के बीच एक पवित्र प्यार फेचो और उस युवक के बीच में बना है जिसका समापन भी हो गया, पर फेचो का दिल नहीं टूटता है। वह बनकन्याओं के साथ फिर उसी वन में विलीन हो चुकी है। जंगल स्वाभाविक रूप से जंगली जानवरों, जीव जंतुओं, सांप बिच्छुओं और कीड़ों मकोड़ों का निवास स्थान होता है। आदिवासी उससे अपनी मिल्कियत नहीं मानते, इन्हें अपने लिए हानिकारक नहीं समझते। सूरज की पहली किरण के साथ ही वे बनकन्याएं अपनी टोकरियां, कुल्हाड़ी, बींडा, रस्सी लेकर के निकल पड़ती हैं। वे जंगल में फल फूल कंदमूल खोजती और अपनी टोकरियों में इकट्ठा करती हैं। इसके साथ ही साथ वे सूखी लकड़ियां भी चुनती हैं और शाम होते ही पेड़ों की छाल में बांधकर उसे अपने साथ ले आती हैं। तो इस प्रकार बनकन्या में ये कथानक बतलाया गया है। आइए हम देखते हैं दूसरे नंबर पर पात्र एवं चरित्र चित्रण। एलिस एक्का की जो कहानियां हैं वे आदिवासी जीवन से संबंधित हैं और उसकी जितनी भी सहेलियां हैं या उसके जितने भी पात्र हैं वे भी आदिवासी ही हैं। बूटी, लुंदरी, फेचो, बिल्लो, बिल्चो, रामू इत्यादि जो भी एलिस एक्का के कहानियों के पात्र हैं या नायक हैं वे सभी उनके सबके आदिवासी ही नाम हैं।
बूटू और लुंदरी फेचो की सहेलियां हैं, जिनके साथ वे सवेरे उठते ही खेलती कूदती और नाचती गाती हैं और उन्हीं के साथ जंगल भी जाते हैं। आज पहाड़ी नदी में उसने एक घायल युवक को देखा जो मरणासन की अवस्था में था। वह उसे अपने घर सहानुभूतिपूर्वक ले आती है, उसके घावों पर मरहम पट्टी करती है, पीने को दूध देती है। उसकी सेवा शुश्रूषा करके वह ठीक हो जाता है और जब वह वापस चलने लगता है तब तक फेचो उससे प्रेम करने लगी थी, परंतु यह प्रेम किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। वह दो रक्षकों के साथ में फेचो उससे वापस उस युवक को अपने शहर भेज देती है और फिर से अपनी सहेलियों के साथ में खेलने कूदने लगती है, जैसे उसके जीवन में कुछ हुआ ही ना हो। संवाद नाटक का अनिवार्य तत्व होता है, परंतु कहानियों में भी नाटकीयता का संचार करने के लिए चरित्रांकन करने एवं कथा को गति प्रदान करने के लिए संवादों की योजना की जाती है। बनकन्या में भी इसी उद्देश्य से संवादों की योजना हुई है। जैसे बनकन्या में ही हम एक उदाहरण देख सकते हैं। युवक कहता है, मैं दूर शहर का रहने वाला हूँ, मुझे वन साहित्य से प्रेम है। हर छुट्टी में किसी न किसी जंगल की सैर करने निकल जाता हूँ। तुम्हारे इस वन की शोभा के बारे में मैंने सुना था, इसलिए मैं उसे देखने चला आया। जब फेचो उस युवक के शरीर पर चोट देखती है तब उससे पूछती है, तुम्हें यह चोट कैसे लगी बाबू? तब वह कहता है, यह डरावना खूंखार आदमी छुरा लेकर पीछे की ओर मुझ पर टूट पड़ा और गले में झूल गया। मैं गिरा तो वह मेरी छाती पर सवार हो गया। मैंने पूरी ताकत से उसके छुरे वाली बाह को पकड़ ली और उसे पीछे ढकेल दिया। मैंने जूतों से मारा। जब उधर निश्चिंत से होकर चलने लगा तो उस लाल आंखों वाले व्यक्ति ने मुझे फिर से हमला कर दिया और मैं घायल हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संवाद हैं वे संवाद बहुत ही सरल, सहज और लोगों की समझ में आने वाले संवाद यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। आगे हम देखते हैं कि वह दर्द से कह रहा है। फेचो ने उससे कहा, बाबू, हमारे इस जंगल में आकर आपको कष्ट हो गया। हम लोगों को इसके लिए दुख है। क्या करे बाबू, इन ओटुंगा लोगों के चलते हम लोग भी तंग आ गए हैं। गर्मी के दिनों में वे जंगल में घूमते फिरते हैं और अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए खून इकट्ठा करते हैं। इनके भय से तो सारा वन सन्नाटा हो जाता है बाबू। फेचो का यह कथन बतलाता है कि उस पर हमला आदिवासियों ने नहीं बल्कि ओटुंगा लोगों ने देवी देवताओं को खुश करने के लिए या उनके खून को चढ़ाने के लिए किया था। चौथे नंबर पर हम देखेंगे देशकाल या वातावरण। देशकाल और वातावरण के स्वाभाविक चित्रण से कहानी में विश्वसनीयता का संचार होता है। एलिस एक्का की कहानियों में भी देशकाल और वातावरण के होने से जो कहानी है वह सजीव रूप में उभरकर हमारे सामने दिखाई देता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यह उदाहरण दुग्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं की कहानी में इस प्रकार देखा गया है या लिखा गया है।
पेट चंडाल के कारण का नहीं करे पड़े हमर शादी, अपने सबके सामने गोभला में होबल रहे। 1 महीना के बच्चा छोड़ उकर बाप चल बसलई, अपने हुआ सब लाड़ हो गईली। इसी कारण दुग्गी ने 4 विवाह किए। अब ये लड़का चौथे बाप का है। तब से छुआ पुत्र खातिर अकेले घर घर मैला उठात फिरत। देखना सवंग कैसे हो गेला है, केस पर खिचड़ी हो गईल है, गत्तर में कहीं मांस नहीं, आंखें धस गेल, हम कैसन हली, अपने तो देखले रहली ना दीदी। यहाँ स्पष्ट है कि जमादारिन अर्थात दुग्गी अपने पेट के खातिर, अपने परिवार के खातिर उन्होंने 4 विवाह किए, पर कोई विवाह सफल नहीं हो सका। अब वह पेट भरने के लिए मैला उठाती है। दुग्गी जानती है कि यह काम गंदा है, पर और क्या कर सकती है। इस प्रकार उसने अपनी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त की है। और इसी क्षण लेखिका कल्पना करती है कि वह दिन कब आएगा, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका था और अब भी मैला ढोने पर कोई पाबंदी नहीं लगी थी। वह सोचती है कि स्वतंत्र भारत में मैला ढोने का काम पर पाबंदी कब होगा और पखाना साफ करने का काम किसी को कब नहीं करना पड़ेगा। अगला 5वें नंबर पर हम देखेंगे भाषा शैली। एलिस एक्का की कहानियों में प्रयुक्त भाषा का आदिवासी रूप इन्हें आदिवासी कहानी घोषित करने में सफल साबित हुआ है। एक उदाहरण इनमें प्रयुक्त भाषा का द्रष्टव्य है और यह झालो नाचेगी गाएगी शीर्षक कहानी से लिया गया है। झालो दीदी जेरको भाई ठीक कह रहे हैं, दुख भरे गीत बड़े मधुर होते हैं सुनने में, परंतु जेरको भाई का यह भी जानना चाहिए कि दुख के मधुर गीत गाते रहने से तो पेट नहीं भरेगा और भूखे पेट कोई दर्द भरा गीत भी कब तक गा सकेगा। जेरको भाई पहले भूख मिटानी चाहिए, तब गीत नाच नगाड़े सुहावने लगेंगे, भूखे पेट नहीं। आगे ननकू कहता है, मैं जानता हूँ झालो दीदी कब गाएगी कब नाचेगी, जिस दिन भूख मिट जाएगी उस दिन हमारी धरती धान के पके बालों से लहराएगी, उसी दिन झालो नाचेगी और गाएगी। झालो मुस्कुराते हुए जेरकू और ननको को देखती है और अपनी सहमति भी प्रदान करती है। अगला उदाहरण हम 15 अगस्त बिल्चो और रामू कहानी में एक दिन हम देख सकते हैं। कहानी में बतलाया गया है कि एक दिन बिल्चो की माँ उसे बाजार ले जाती है और बिल्चो ने कहा, ए आयो मैं तरपत पेंधबो। तब बिल्लो ने उसे गुड़ खिलाकर उसके कान छिदवा दिए, फिर तो कानों में तरपत सुशोभित होने लगे। रामू बिल्चो के लिए दोना भर के पियार पिठौर क्योंद लाता है और कहता है, खा बिल्चो तोर लगिन लाइन हो, खेब मीठा आहे। बिल्चो उन्हें खाती। कुछ देर बाद वह मंगरू के साथ खेलती और दौड़कर रामू की ओर चली जाती है। रामू दुनिया को जानता है। उसने बिल्चो से कहा, तुम नहीं जानती, यह दुनिया बदलती है और उसके साथ साथ समाज भी बदलता रहता है। अगर हम पढ़े लिखे लोग ही कदम नहीं उठाएंगे तो समाज का सुधार
कैसे होगा? हमें तो एक विश्व समाज की स्थापना करनी है। चलो बिल्चो, हम कंधे से कंधा मिलाकर विश्व कल्याण की ओर अग्रसर हो जाएं। रामू तब बिल्चो कहती है, रामू, मैं स्कूल की प्रधान अध्यापिका बनूंगी। बाद में ऐसा ही हुआ। रामू भी देश की सेवा में वह फौज में भर्ती हो जाता है। इस प्रकार दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखती है, क्योंकि दोनों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। जब हम किसी कहानी की समीक्षा करते हैं तो उस कहानी में उद्देश्य का होना अत्यंत आवश्यक है। तो एलिस एक्का की जितनी भी कहानियां हैं वह भी उद्देश्य पूर्ण है। उसके सभी तत्व अंततः उसी उद्देश्य की ओर ले जाते हैं जो एलिस एक्का अपने कहानियों में दिखाना चाहती है। एलिस एक्का की कहानियों का मूल उद्देश्य आदिवासी नर नारी, उसकी आकांक्षाएं, उनका जीवन, उनकी भाषा को प्रस्तुत करना ही रहा है। उनकी सभी कहानियां इस उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एलिस एक्का की सभी कहानियां कहानी कला के तत्वों के आधार पर खरी उतरती हैं।